पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक सीढ़ी है और इसके डंडों की लंबाई है नीचे से ऊपर की तरफ घटते हुए। मान लेते हैं सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई है 50 सेंटीमीटर, उसके ऊपर डंडे की लंबाई 45, फिर 40 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ सीढ़ी में डंडों की लंबाई है नीचे से ऊपर की तरफ समान रूप से 5-5 सेंटीमीटर की दर से घटती हुई जा रही है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक बच्चे के पास पहले से 100 रुपया है और उसके बाद प्रतिदिन उसको 20 रुपये मिलते हैं। तब उसके पास कुल कितने रुपए होते जाएंगे डेली? तो पहले दिन 100 रुपया, उसके बाद 20 रुपये और बढ़ के 120 रुपया हो जाएगा। फिर तो ऐसे 20-20 रुपया प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह हमें संख्याओं की एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगला पद अपने पिछले पद से निश्चित संख्या की दर से घट रहा है या किसी निश्चित संख्या की दर से बढ़ते हुए जा रहा है। ऐसे ही श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। सभी पद अपने पिछले पद से 20-20 जोड़कर प्राप्त होते जा रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद से -5 जुड़ते हुए जा रहा है। तो वह निश्चित संख्या जो पिछले पद में जोड़कर अगला पद प्राप्त हो रहा है उसे हम सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। आइए उसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वह निश्चित संख्या इस एपी का अर्थ होता है समांतर श्रेणी, इसे शॉर्ट में हम एपी से दर्शाते हैं, का सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाती है। इस सार्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। आइए अब हम डी कैसे ज्ञात करते हैं। इन संख्याओं को हम एक खास अक्षर से डिनोट करते हैं। तो पहले पद को हम लिखते हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, उसी तरह सातवें पद को A7। ऐसे ही ये चलती जाएंगी आगे तक, A8, A9, AN। तो कहाँ तक? तो AN तक। मान लेते हैं इसका अंतिम पद है AN। यहाँ अगला पद अपने पिछले पद से कितना वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 45 से 40 कितना वृद्धि हो रहा है? तो -5 का वृद्धि हो रहा है। 40 से 35 कितना वृद्धि हो रहा है? तो -5 का। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसी को हम फॉर्मूला के रूप में लिख देते हैं, D बराबर A2 - A1। चूँकि समान दर से बढ़ रही है या घट रही है, तो इस स्थिति में D सभी पदों के लिए समान होता है। अर्थात A2 में से A1 को घटाइए या A3 में से A2 को घटाइए या A4 में से A3 को घटाइए, हमें D समान ही प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी में हमेशा अगला पद अपने पिछले पद से समान रूप से बढ़ता है। वो वृद्धि चाहे ऋणात्मक भी हो सकती है या धनात्मक भी हो सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं D धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है या D कहीं शून्य भी हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमेशा अगला पद 20-20 की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ 20 इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर या D कहलाएगा। तो यदि D को बताने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे। अर्थात A2 में से A1 को घटाएं या A3 में से A2 को घटाएं या A4 में से A3 को घटाएं, हमें सार्व अंतर D सभी पदों के लिए समान प्राप्त होगा। तो इसलिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं A2 में से A1 को घटाएं या A3 में से A2 को घटाएं या A4 में से A3 को घटाएं, सभी के लिए D समान ही होता है। तो पहले एग्जाम्पल में हम ज्ञात करते हैं, यहाँ D क्या होगा, किसी अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाएंगे। तो हम मान लेते हैं A6 में से A5 को घटाते हैं, A6 - A5। तो A6 यहाँ पर 25 है -30। तो D का मान हमें प्राप्त हो गया -5। अर्थात ये समांतर श्रेणी 5-5 की दर से घट रही है। D माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। दूसरे एग्जाम्पल में देख, यहाँ D हम A2 में से A1 को घटा के चेक कर रहे हैं कितना प्राप्त होता है। तब हम लिखेंगे 120 - 100 बराबर हमें प्राप्त होगा 20। तो यहाँ D धनात्मक प्राप्त हुआ, अर्थात ये समांतर श्रेणी बढ़ती हुई जा रही है। आइए एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस AP में 3-3 सभी पद है, आगे तक चलते जाते हैं। तो यहाँ D हम ज्ञात करेंगे। तो A2 में से A1 को घटाएंगे या A3 में से A2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? D सभी के लिए हमें समान ही प्राप्त होगा। तो यहाँ 3 - 3 कितना प्राप्त होगा? 0। यदि आप पाँचवें पद में से चौथे पद को घटाएंगे तब भी यहाँ D 0 प्राप्त होगा। 0 है यहाँ पर D। आइए एक चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। इस AP के पद हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे आगे तक बढ़ते जाएंगे। इन पदों का नाम लिख लेते हैं।
तो यहाँ डी कितना प्राप्त होगा, आइए डी ज्ञात करते हैं। तो डी तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि 10-10 की वृद्धि हो रही है, लेकिन यदि हम सूत्र की सहायता से बताएंगे तब हम A4 में से A3 को घटा सकते हैं। किसी भी अगले पद में से पूर्व पद को हम घटा के डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। डी का मान समान होगा A4 माइनस A3। डी का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। यहाँ प्रथम पद A है, ठीक है, यहाँ A1 न लिख के बस A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दूसरा पद 20 कैसे प्राप्त हुआ, पहले पद के साथ कितना जोड़ा गया है, तो पहला पद A के साथ कितना जोड़ा गया है, तो D को जोड़ा गया है। तो D यहाँ 10 है, तो लिख सकते हैं दूसरा पद प्राप्त होता है A प्लस D से। ये दूसरे पद का फॉर्मूला बन गया। अब तीसरा पद कैसे प्राप्त होता है, हमेशा A के साथ हमको देखना है क्रिया करके कि A से कितना वृद्धि हो रहा है या कितना गुणा करने पर आगे प्राप्त हो रहा है। तीसरा पद A3 पहले पद में 10 में 20 वृद्धि होकर बना है, तो 20 क्या है, D का दोगुना है। तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं A में D का दोगुना करके जोड़ने पर हमें तीसरा पद प्राप्त होता है। उसी तरह चौथा पद के लिए आप लिखेंगे कि A में हमको 10 D का 3 गुना जोड़ने पर 40 प्राप्त हो रहा है, मतलब 10 में D का 3 गुना 30, तो A प्लस 3D। उसी तरह पाँचवें पद के लिए हम कहेंगे A प्लस D का 4 गुना जोड़ा गया है 40, तो पाँचवें पद का फॉर्मूला बना A प्लस 4D। के आधार पर हम सोचेंगे कि मान लेते हैं ये n स्थान तक ये समांतर श्रेणी है, तो nवां पद ज्ञात करने के लिए इसी के आधार पर आप देखेंगे जो पद ज्ञात करना है उस n पद से एक माइनस करके हम D में गुणा कर रहे हैं। किसी भी पद में आप देख सकते हैं चौथे पद के लिए चौथे में से एक घटाकर 3 से D में गुणा करते हैं और A में जोड़ते हैं। उसी तरह तीसरे पद के लिए 3 से एक घटाकर 2 से D में गुणा करते हैं। तो उसी तरह इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हम A में n से एक घटाते हैं, उसके बाद D से गुणा करते हैं। इसी को हम लिखते हैं फॉर्मूला से कि Tn बराबर, Tn का अर्थ होता है टर्म, nवां टर्म बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बनकर तैयार होगा। आइए एक प्रश्न बनाते हैं। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जब A प्रथम पद 4 हो और सार्व अंतर -3 हो। पहला पद बराबर A कितना होगा 4। दूसरा पद का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग A प्लस D होता है, अर्थात 4 प्लस ये -3 D, यहाँ पर -3 है ध्यान दीजिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा घट के 1 होगा। तीसरा पद होता है A प्लस 2D, अर्थात 4 प्लस 2 इंटू -3, 6 बराबर -2। चौथा पद का फॉर्मूला हमने पढ़ा था A प्लस 3D, अर्थात 4 प्लस 3 इंटू D की जगह पे -3, तो हमें प्राप्त होगा 4 - 9 अर्थात -5। प्रथम पद 4, उसके बाद दूसरा पद 1, तीसरा पद -2 और चौथा पद -5। यही AP का पद प्राप्त होगा। अगर यही हमको प्रश्न में 4 पद दिया था इसलिए हम 4 पद तक ही ज्ञात किए। यदि प्रश्न में 10 पद भी होता तो हम A प्लस 9D रख के 10वां पद तक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला आप लोग लिख चुके हैं कैसे ज्ञात करते हैं। यदि इसी के आधार पर हम कहेंगे कि 50वां पद क्या होगा, तो 50वां पद के लिए इस फॉर्मूला पर रखेंगे A प्लस 50 में से 1 अर्थात 49 इंटू D। तो इस पर रखेंगे तो हमें इस श्रेणी का 50वां पद जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। बताइए क्या 0 - 4 - 8 - 12 AP में है, यदि हाँ तो इनके आगे के 3 पद और लिखना है। चूँकि यहाँ पर 4 पद हैं A1 A2 A3 और A4, ये 4 पद हैं, तो हमें A5 A6 और A7 भी बताना है। तो AP में है, इसको बताने के लिए हमें इनका D ज्ञात करना है। D ज्ञात करने के लिए हम किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। यदि D सभी स्थिति के लिए हमें समान प्राप्त होगा तब हम कहेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी या AP में है। बराबर -4 -0, तो हमें प्राप्त होगा -4 ही। उसी तरह दूसरा D भी ज्ञात करते हैं। A3 में से A2 को घटा के A3 - A2, तो हमें प्राप्त होगा -8 माइनस और ये -4। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में का D है माइनस और ये -4 दिया है पद, तब हमें प्राप्त होगा -8 + 4, तो ये हमें प्राप्त होगा -4। उसी तरह चौथा एक और D ज्ञात करते हैं। जब चौथे पद में से तीसरे पद को घटाकर फॉर्मूला लिख लेते हैं A4 - A3 -12 माइनस और -8, तो हमें प्राप्त होगा -12 + 8 बराबर -4।
यहाँ डी सभी पदों के लिए समान है, इसलिए यह AP में है। तो आइए अब A5, A6 और A7 भी ज्ञात करते हैं। तो पांचवा पद होगा A+4D। जो भी पद हमें ज्ञात करना रहेगा उससे एक कम करके हम D से गुना करते हैं और प्रथम पद में जोड़ देते हैं। तो छठवां पद होगा A+5D। उसी तरह सातवां पद होगा A+6D। आइए इनका मान रख देते हैं हम। 0 में हम 4 × D से गुणा करेंगे -4, तो हमें प्राप्त होगा -16 प्राप्त होगा पांचवा पद। इस तरह हमें इस श्रेणी के अन्य 3 पद, पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद प्राप्त हो गए। यही तरीका होता है। इसी के आधार पर अन्य प्रश्न बनाएंगे। प्रश्नावली 5.2 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। AP है 10, 7, 4। इसका तीसरा पद हमें बताना है। अब तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें 29 पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे हम इस फॉर्मूला में A+A, N और D का मान रख के हम तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न में दिया है A बराबर 10, तो D हम ज्ञात कर लेंगे। किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 7 - 10, तो हमें प्राप्त होगा -3 D का मान। अब N का मान हमें प्रश्न में दिया है। Nवां पद अर्थात N बतलाता है स्थान को। तीसरा स्थान का टर्म ज्ञात करना है, तो N की जगह पे हम लिखेंगे 30। अब फॉर्मूला में हम रखेंगे T30 बराबर 10 + 30 - 1 × D की जगह पर -3। ये T तीसरा स्थान बतलाता है, ये कोई संख्या नहीं कि हम इसके साथ जोड़ घटाव करेंगे। T30 बराबर 10 + 29 गुणा -3, 10 - 87। तो T तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ -77। यही हमारा आंसर होगा। तीसरे स्थान पर इस श्रेणी में -77 मौजूद होगा। एक अन्य प्रश्न 4th नंबर पढ़ते हैं। एक AP है 3, 8, 13, 18। इस AP में 4 पद दिए गए हैं और इसका कौन सा पद बताना कि 78 है। ठीक है, यहाँ 78 का स्थान बतलाना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ पदों के बाद इधर कहीं 78 लिखा हुआ है और 78 किस स्थान पर है। ये चारों का तो स्थान आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 78 का स्थान क्या है ये बताना है। 78 का स्थान 100वां है, 50वां है, 10वां है, 20वां है। इसको हमको ज्ञात करना है, अर्थात इस 78 का N ज्ञात करना है। जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। TN जो मान हम लोग ज्ञात करते हैं 78 दिया है, तो अब हमें इस 78 का N ज्ञात करना है। तो सूत्र से रखेंगे TN बराबर A + N - 1 × D। इस N का स्थान बतलाना है कि किस N पर ये 78 है। तो A की जगह पे 3 + N को N रहने देंगे और D की जगह पे 5। 3 को हम 78 से माइनस करेंगे बराबर N - 1 × 5। तो हमें प्राप्त होगा 75 बराबर N - 1 × 5। N - 1 बराबर 75। ये 5 इधर आके बटा में हो जाए, तो N बराबर 15 + 1। तो N का मान होगा 16वां। ये 16वां स्थान बतला रहा है 78 का।